स्टॉक मार्केट एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है देश की इकोनॉमी की। ये जो एक रिलेशनशिप है मेरे हिसाब से काफी आउटडेटेड है और मेरे हिसाब से अब हमें इसको नए नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आइडियली यू शुड हैव मिनिमम 25 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। 2 से 4% के ऊपर किसी भी एक शेयर में नहीं होना चाहिए। रिलायंस में अब आपको जरा रुक के एक बार उसको समझने की जरूरत है। नमस्कार, क्विंट इंग्लिश क्विंट हिंदी पर यह बेहद खास बातचीत है क्योंकि कोरोना के बाद दुनिया बदल रही है और उसी के साथ ये भी बदल रहा है कि हम लोगों ने जो थोड़े बहुत पैसे बचाए हैं उसका निवेश करने के बारे में हमारा अप्रोच क्या है। जिंदगी के साथ साथ निवेश का अप्रोच भी बदलना बेहद जरूरी है और इसके लिए हमने 2 खास मेहमान बुलाए हैं। फर्स्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज के शंकर शर्मा और देवीना मेहरा दोनों को फाउंडर हैं और भारत में शेयर बाजार में या इकोनॉमी में जब भी कोई बड़ी बात होती है तो सब लोग इनकी राय को सुनना और जानना चाहते हैं। शंकर और देवीना मैडम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं शंकर आपसे लेना चाहता हूं और वो ये कि इस वक्त जब हम लोग निवेश में सावधानी वगैरह की बात करें उसके पहले क्विक पर्सपेक्टिव आपका चाहिए कि जब कोरोना के हेल्थ कर्व का, इन्फेक्शन कर्व का नहीं मालूम, जब इकोनॉमी का हाल नहीं मालूम और सब अनसर्टेन है, ऐसे में शेयर बाजार ऊपर क्यों जा रहा है? तो पहली बात है इसमें संजय जी के शेयर बाजार सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में ऊपर जा रहे हैं, पूरी दुनिया में ऊपर गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये सोचिए कि शेयर बाजार आखिर है क्या, व्हाट इज द शेयर मार्केट? इज द शेयर मार्केट ए बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी एज हैज बीन टॉक्ड अबाउट जब से हमने स्कूल में, कॉलेज में, एमबीए में, सीए में जो भी हमने किया, पढ़ाया गया कि स्टॉक मार्केट एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है देश की इकोनॉमी की। ये जो एक रिलेशनशिप है मेरे हिसाब से काफी आउटडेटेड है और मेरे हिसाब से अब हमें इसको नए नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि द स्टॉक मार्केट इज नाउ नो लॉन्गर ए बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, but it is the barometer of a few companies who have become and continue to become more and more powerful. In fact, because the economy does not do well, they become even more powerful. तो ये एक बिल्कुल आप सोचिए तो एक उल्टी तरह से आप देखिएगा इसको कि जितना भी देश में तकलीफ बढ़ेगी उतना लोगों में आम कंपनियों में स्ट्राइक बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन वो जो बिजनेस है उन कंपनियों के पास में, वो अब जाके एकत्रित हो जाएगा कुछ हैंड्स में, जैसा कि हमने कई इंडस्ट्रीज में देखा है, एयरलाइन में देखा, टेलीकॉम में देखा है, स्टील में देखा है। मतलब इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री हैज सीन कंसोलिडेशन। तो ये स्टॉक मार्केट ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको पसंद है ये बात कि देश में बहुत ज्यादा तकलीफ है। उस तकलीफ के चलते जो बिजनेस है वो जा रहा है कुछ हाथों में और वो कंपनियों का शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। इन शॉर्ट, द स्टॉक मार्केट इज ओनली अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। इट इज नो लॉन्गर अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इस नजरिए से देखिए तो आप कभी डिसएग्री नहीं कर सकते ये मार्केट क्यों ऊपर गया। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है। देवेना जी, आप का एक ओपनिंग रिमार्क दें, उसके साथ चाहें तो इसी को आगे बढ़ा लें कि फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ ब्लू चिप जो हैं वो भाग रहे हैं, बाकी सारे ब्लू चिप पीछे हैं और जो लगाड़ कहिए या बीटन डाउन स्टॉक्स कहिए वो आगे चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इंडिया जो है ग्लोबल ट्रेंड से थोड़ा अलग कर रहा है। आप ग्लोबली देखें तो जो कंपनी एक्चुअली में अच्छी कर रही हैं, जो लीडिंग लाइट्स हैं, उनके स्टॉक चल रहे हैं, वो एक अलग स्थिति है। जहां आप अगर इवन जैसे यूएस जो क्योंकि वेल नोन कंट्री है, वेल नोन स्टॉक मार्केट है, वहां देखें तो जैसे मतलब नेटफ्लिक्स है या अमेजोन है या इवन आप टेक को छोड़ भी दीजिए तो इवन क्लोरॉक्स है या फार्मा कुछ कंपनीज हैं या मेडिकल टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, उस तरह की कंपनीज और उनके स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में वैसे एक तो आप ये बात देख लीजिए कि अभी जनवरी से लेके अब तक हम लोग का मार्केट डाउन है, कोई अप नहीं है, मतलब 13% के करीब डाउन है। तो वो जो एक हम लोग बहुत 35% गिरने के बाद जो चले हैं स्टॉक, वो शायद हम लोग पहले भी कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुके हैं कि जब बहुत शार्प फॉल होता है तो एक वो
शार्प रैली भी आती है, और वो जनरली आती है बीटन डाउन स्टॉक्स में। जो स्टॉक मतलब आप समझ लीजिए 600 से गिरते गिरते 100 रुपया पहुंच गया, वो फिर उसको 200 होना बहुत बड़ी बात नहीं होती। और अभी आपने जो देखा वो ज्यादातर रैली, जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है कि बहुत रैली आई है ऐसी कंपनियों के स्टॉक में जहां आप फंडामेंटल तरीके से देखें तो ऐसा नहीं है कि उसका आउटलुक बहुत अच्छा हो गया। जी तो ये एक अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, आप अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें और इंडियन मार्केट देखें। बिल्कुल। इस हिसाब से आप देखें तो इंडियन मार्केट में इन स्टॉक्स में रिस्क बढ़ गया है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। शंकर, फिर एक नई बात हम देख रहे हैं जो ट्रेंड में बदलाव है, वो ये है कि इस वक्त नए रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर आए हैं, शायद कुछ पहली बार आए होंगे बाजार में। इंस्टीट्यूशनल बाइंग सामने कम दिख रही है, शायद घर में बैठे हैं, कमाई कम हो गई है, सबकी इनकम घटी है, ऐसे में लगता है कि शेयर बाजार में कुछ पैसा बना लो। तो उनके लिए रिस्क नहीं है क्या इस वक्त? जी बहुत बेहद रिस्क है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना नोटिस किया गया है। यूएस में भी, यूरोप में भी, यूके में भी, हर जगह, एशिया में भी। और ये बात आपकी सही है कि लोग घर पे बैठे हैं, कोई बॉस देखने वाला नहीं है, और कई कई की नौकरियां चली गई। तो अब लगता है कि इसके जरिए हम एक अपना मतलब मंथली इनकम कुछ कर लेंगे। बट वी ऑल नो दैट, आप कई बरसों से इसमें, हम भी कई बरसों से, हमें मालूम है कि ट्रेडिंग इनकम के ऊपर आपकी मंथली आय नहीं निकल सकती। मतलब आपको 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 उसके लिए आपको स्टेडी इनकम चाहिए ही चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम है कि लोग अपने सारे सेविंग्स डाल रहे हैं या कितना प्रतिशत डाल रहे हैं। मैं तो, अगर कोई सुन रहा है, इसको देख रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि खेलना है मार्केट जरूर खेलो, बिकॉज बिना लॉसेस के आप सीखोगे नहीं। और लॉस होना ही होना है, जिस तरह से अनाड़ी लोग घुसते हैं तो लॉस होना ही होना है। मतलब ये आप लिख के ले लो, लेकिन वो उतने का लॉस करो जितना कि अगर जीरो भी हो जाए आपका पैसा, तो कम से कम आपके जो मंथली खर्चे हैं वो बाल बच्चों के सामने आपको, मतलब या बीवियों के सामने, और आपको मतलब ज्यादा शर्मिंदा ना होना इम्बैरेस ना होना पड़े। तो हाँ जी। इसमें थोड़ा फिर ये भी बताएं कि देखिए, जैसा अभी देवेना जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जनवरी से तो अभी भी हम नीचे हैं, लेकिन चूंकि मान लिया गया था कि 7,500-8 हजार वाली हालत हो गई हमारी कोरोना के कारण, तो उसके बाद ये जो बढ़त आई है 10,000 10,500 वाली, इसमें तो अच्छे पैसे बन गए। अब नए लोग आ रहे होंगे, मेरे ख्याल से 9,500-10,000 वाले लेवल पे बहुत लोग नए लोग आए होंगे। तो उन लोगों को हमको क्या एडवाइस या क्या एजुकेशन देने की जरूरत है, क्योंकि यहां से मार्केट आपको गिरता हुआ दिख रहा है या इसी लेवल पे रहेगा? क्योंकि आपके कुछ दोस्त लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो वन ऑफ द बुल फेज है, मतलब बुल, एक लंबे बुल फेज का एक पड़ाव है, क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अगर आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, तो अगर आप देखें तो इंडिया की जो मार्केट है, हम इंडियन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये बेयर मार्केट है या बुल मार्केट है। ये डिपेंड करता है कि आप किन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। और कई कंपनियां हैं, रिलायंस एक गुड केस इन पॉइंट है, जो कि 900 था, आज 1800 रुपए हो गया इन अ मैटर ऑफ 4 मंथ्स टाइम। एंड मुझे लगता नहीं कि वापस 900 होगा, मुझे बहुत डाउटफुल है कि वापस 900 होगा। एट द सेम टाइम कई बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैं जो कि काफी घटे मार्च में, और वहां से रैली किए। मेरा ये मानना है कि ये पॉसिबल है कि वापस वो मार्च के लोज या उसके इर्द गिर्द पहुंच सकते हैं। तो बाजार एक ओवरऑल एक बड़ा तालाब है, वहां कई मछलियां हैं, कई कई मछलियां इतनी बड़ी हो जाएंगी कि वापस वो छोटी नहीं बनेगी। जब कई छोटी मछलियां हैं, वो हो सकता है आपको लगे कि वो सर्वाइव करेंगी, बट दे मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज, स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ ओनली द विनर्स। एंड कौन विनर है इस सारे माहौल में, आपको उनके ही शेयर लेने चाहिए। जो लूजर्स हैं, भले वो चल क्यों नहीं जाए थोड़े बहुत नीचे से, उनको अवॉइड करिए। और लूजर सबको मालूम है क्या है इसमें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सबसे सबसे बड़ी घात उनको ही जाके पहुंची है, बिकॉज आपने लोन दिए हुए हैं कंपनियों को, इंडिविजुअल्स को, वो वापस तो आते नहीं। तो अगर कोई कर रहा है ट्रेडिंग, कुछ भी कर रहा हो, तो एटलीस्ट स्टे अवे फ्रॉम द हाईएस्ट रिस्क पार्ट ऑफ द मार्केट, विच इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, और इस तरह के जो बीटन डाउन हाईली लेवरेज कंपनियां होती हैं, बिकॉज फंसने का सबसे ज्यादा चांस वहां पर है।
बहुत इंटरेस्टिंग। इस पर चूंकि आपने रिलायंस का एक एग्जांपल दिया, तो अभी बिल्कुल ताज़ा बड़ी खबर है, सब लोग इसका एनालिसिस करने में लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है आप दोनों इस पर अगर कमेंट देना चाहें या कोई एक चूज करना चाहें, तो देवेना जी चाहें तो जवाब दें कि शायद अरामको के अनाउंसमेंट में वो जो आया कि डिले हो रहा है, उसमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, उसके कारण एनालिस्ट ने अर्निंग को लेकर के कोई अपना एक ओपिनियन बनाया होगा, तो कल ये स्टॉक गिर गया था। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं रिलायंस के प्लान को और रिलायंस की वैल्यूएशन को, और आगे उस पर क्या एडवाइस है? देखिए, रिलायंस में अब एक आपको जरा रुक के एक बार उसको समझने की जरूरत है। अब वो पड़ाव आ गया है क्योंकि आपको एक बड़ी बढ़त उसमें मिल चुकी है जी। अब ये जरूर है कि आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें, जैसा कि मैंने कहा कि डिजिटल प्लेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इंडिया में वो डिजिटल प्ले खेलने के लिए आपके पास एवेन्यू बहुत कम है। एसेंशियली आपको खाली जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, और अब रिलायंस और टेलीकॉम के अलावा बाकी भी सब ई कॉमर्स और बाकी सारा इट्स ट्राइंग टू रेप्लिकेट Zoom also and so on, तो वो करने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से ये जरूर है कि ये वर्ल्ड वाइड सेक्टर अच्छा है, तो इसमें यहाँ भी यही एक रास्ता है आपके लिए प्ले करने के लिए। पर अब इमीडिएट अपसाइड है कि नहीं, वो थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि अब स्थिति वहां पर है कि आपको एक बड़ा मूव मिल चुका है इस पर। शंकर? हाँ, तो ये सीधी बात है, अगर इतनी लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप, मैं तो कहूंगा इसको, इतने छोटे टाइम में अगर 800-900 की चीज 1800 हो गई, तो एक ब्रेक लगेगा। और अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन, नंबर्स, परफॉर्मेंस के ऊपर वापस बात आ जाएगी। अभी तो ये था कि अब इनकी जो नेट डेट है वो अब जीरो हो गया, इनफैक्ट प्रॉब्ली लिटिल बिट पॉजिटिव नाउ। सो अब वो जो एक बड़ी कहानी थी डीलेवरेजिंग की, वो तो प्ले आउट। अब देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, नए प्रोडक्ट्स कैसे, किस तरह से मार्केट में टेक ऑफ करते हैं। अब ये कहानी क्वार्टर टू क्वार्टर अनफोल्ड करेगी। एक जो बिग मूव था रिलायंस में, इसके ऊपर अब अगर आप ये सोचते हैं कि ये 2500 रुपया हो जाएगा 3 महीने में, देन आई थिंक देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ। राइट। अच्छा, आपने फाइनेंशियल्स और बैंकिंग का जिक्र किया। दरअसल अब आगे आप लोगों की थोड़ी और एडवाइस लेने के पहले एक मैक्रो पिक्चर हम आपसे देखना चाहेंगे। वो ये कि जिस तरह से इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज आया, उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि बैंकों के लिए तकलीफ का वक्त आने वाला है। रघुराम राजन ने भी यही कहा कि 6 महीने में नए किस्म के एनपीएस आना शुरू हो जाएंगे। तो कोविड सिचुएशन में हमारा गवर्नेंस के लेवल पे, इकोनॉमिक गवर्नेंस के लेवल पे रिस्पॉन्स कैसा रहा है, शंकर? तो पहली बात है कि एक जरूरी बात ये आप अपने दर्शकों को ये कन्वे करना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि कोविड के पहले भारत कोई पिंक ऑफ हेल्थ में था। ये भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं था कोई पिंक ऑफ हेल्थ में था कि बड़ा हृष्ट पुष्ट था और उसको एक मामूली सा बुखार हुआ है कोविड के चलते। ये इकोनॉमी क्षतिग्रस्त था 2018 से, बल्कि 2017 से मैं कहूंगा। वो बीच में हुआ क्या कि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद काफी पैसा सिस्टम में आ गया, बिकॉज लोगों ने अपने कैश डिपॉजिट किए नए नोट लेने के लिए। वो पैसा जाके एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम्स में गया। उन्होंने जाके कंज्यूमर फाइनेंसिंग कंपनियों को बेतहाशा लोन दी। उसके चलते जो एक इफेक्ट था इकोनॉमिक स्लो डाउन का, वो डिले हो गया टिल 2018। वहां पर आ गया आईएलएफएस हुआ अगस्त में 2018 के, और उसके बाद से आपके सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिल्कुल डीप साउथ में चले गए। अगर आप देखिए मारुति के सेल्स, टू व्हीलर्स के सेल्स, कंपनियों के सेल्स, तो ये इकोनॉमी 2 साल से मिनिमम क्षतिग्रस्त रहा है। तो अब इशू इसकी, अगर लास्ट ईयर की जुलाई को देखें आप, जब हमारे वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, मार्केट उस वक्त 39,000 या 40,000 सेंसेस के इर्द गिर्द से होके विद इन 1 मंथ आई थिंक 32,000 पे आ चुका था। तो आज जहां पर है, ये मार्केट वही था आज से मात्र आप समझ लीजिए 8-9-10 महीने पहले। वो फिर एक रियर गार्ड एक्शन में कॉर्पोरेट टैक्स कट की अनाउंसमेंट की गई, जिससे कि कम से कम लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा है। उसके चलते मार्केट वेंट बैक अप टू 39,000। But the reality was economy was already hurting in 2019. It continued to hurt till February, and then इस hurt में एक बहुत बड़ा सदमा लग गया because of COVID.
अब देखिए तो जो स्टिमुलस पैकेज है, कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया ये कह के कि ये स्टिमुलस पैकेज है ही नहीं, ये तो एक आप लोन दे रहे हैं लोगों को, मतलब लोन कोई स्टिमुलस नहीं हो सकता है। पर मेरा कहना है कि आप ये उम्मीद या ये अपेक्षा कर ही क्यों रहे थे कि ये सरकार से आपको कोई गिव अवे मिलेगा अमेरिकन स्टाइल कि आपके बैंक में $3000 का चेक आ जाएगा। भाई ये अमेरिका नहीं है, ये एक लोअर इनकम ग्रुप कंट्री है जिसकी ऑलरेडी फाइनेंशियल्स आर हाईली स्ट्रेच्ड टू द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग। आप उस एंटिटी से अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको फ्री गिव अवे मिल जाएंगे, देन आई थिंक यू आर फूलिंग योरसेल्फ। सो ये स्टिमुलस पैकेज जो दिया गया, you can call it whatever package, but इससे ज्यादा उम्मीद करना मेरे हिसाब से बेवकूफी थी, और इसके चलते कुछ होना भी नहीं है, because it's not a stimulus package, it is only offering loans, and no company today wants a loan because they are not confident of being able to repay. और कई आए भी आर्टिकल्स के लोगों जो गए भी लेने, उनको बैंकों ने रिफ्यूज कर दिया। मैं किसी से बात कर रहा था बड़ौदा में, उसने मुझे कहा कि बैंक मैनेजर कहता है कि अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं हमारे पास में। तो कई तरह के इसको इम्प्लीमेंट करने में भी इतनी आसानी नहीं है सर। अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन है भारत में, आपने देखा है काफी तो फासला होता है। जी देवेना जी, यहाँ आपका ओपिनियन कि जब हमारी इकोनॉमी में कुछ लोग कहते हैं टोटल स्विंग जीडीपी में माइनस होने का 10% हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं 16% का नेगेटिव स्विंग हो सकता है, कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत शानदार नहीं दिख रही, कोई नया ग्रोथ प्लान सामने नहीं दिख रहा, ऐसे में ये सब बाजार बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है। क्या आउटलुक आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे देखो इकोनॉमी को, कैसे देखो कंपनियों की बैलेंस शीट को, और फिर मार्केट में क्या करो? देखिए, आई मीन डिक्लाइन तो आएगा ही ऑफ कोर्स। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि डेटा ही मत दो आईआईपी का, और बाकी सब चीज का प्रॉपर डेटा ही नहीं आएगा, तो हम लोग तो एक तरह से अंधेरे में टटोल रहे हैं कि हो क्या रहा है। पर सिग्निफिकेंटली नेगेटिव जीडीपी आएगा ये तो क्लियर ही है, बिकॉज आपका ऑलमोस्ट 3 महीना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बहुत सारी चीजें तो नियर जीरो पे ही रही। पॉजिटिव दिस ईयर माइट बी ओनली एग्रीकल्चर, उसके अलावा तो जिसका मतलब जो उससे रिलेटेड है, जैसा कि आप ट्रैक्टर सेल्स वगैरह में देख रहे हैं कि वहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है, बट बाकी तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और इसी कारण एनपीएस भी बढ़ेंगे, जो मतलब आपका पिछला क्वेश्चन था, बिकॉज बहुत कुछ तो मॉरेटोरियम ही खाली मिला है, और आप अगर आम बोरोवर से बात करें तो उसको तो मॉरेटोरियम समझ ही नहीं आया, वो तो सोच रहा है कि मेरी 3 किस्तें माफ हो गई। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों का ही ऐसा सोचना है। तो वो सब होते होते जब वो बैंक्स पर आएगा तो, या एनबीएफसीज इवन मोर, तो वो तो सब बहुत सारी एरियाज हैं जहां पर आप हर्ट करेंगे। और ये जो हुआ है कोविड का बड़ा डिसरप्शन, उससे निवेशकों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि कोई भी निवेश ऐसा नहीं है जिसमें आप बता सके कि आगे क्या होने वाला है विद कंप्लीट सर्टेनिटी। लाइफ इज ओनली अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इस चीज की इतनी प्रोबेबिलिटी है, उस चीज की इतनी प्रोबेबिलिटी है। और अगर ये बात आज तक हम लोग को नहीं समझ में आई थी तो वो अब अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि किसने सोचा होगा जनवरी या फरवरी में कि एयरलाइंस और होटल्स का बिजनेस जीरो हो जाएगा इतने महीनों के लिए। तो अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो एक चीज आपको और सोचनी चाहिए कि मैं अपने निवेश का रिस्क कैसे कम करूं। उसमें 2 चीज खास हैं। एक, आप एक ही कंट्री यानी एक ही देश में और एक ही तरह के एसेट इक्विटी, इससे थोड़ा अपना दायरा बढ़ाइए, बाकी आप देखिए। बिकॉज आप अगर 2019 में भी देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड दोनों ने इक्विटी से बहुत ज्यादा रिटर्न दिया। गोल्ड आई थिंक पिछले साल 17% या 20% अप था, इस साल भी अप है, पर हम लोग वो सब चीज अपने दायरे में लाते ही नहीं हैं। उसी तरह हम लोग फंस के रह जाते हैं इसी देश और इसी देश की इक्विटी मार्केट में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्स, की सिंगल कंट्री, सिंगल करेंसी, सिंगल एसेट रिस्क। तो आपको उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करें, जो आसान नहीं है। तो उसके लिए भी आपको मतलब ठीक एडवाइस चाहिए। और दूसरा कि और एसेट क्लासेस को भी देखें।
बिल्कुल। शंकर, ये इन्होंने ठीक कहा कि ये ग्लोबल मार्केट्स आसान नहीं है, लेकिन उसको देखें और एक कंट्री ना देखें, एक करेंसी ना देखें, सिर्फ एक एसेट ना देखें। आजकल बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के बाहर के बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक माइंडसेट की बात है, थोड़ा सा फियर ऑफ अननोन रहता है मन में। क्या आप ये एडवाइस करेंगे और इनकरेज करेंगे, जिनके करोड़ों वालों की बात छोड़ दीजिए, जिनके पास लाखों भी है, कि उनको एक देश क्यों देखना, दूसरा देश क्यों नहीं देखें? और ये फिर इसके आप जरा एबीसीडी स्टेप्स बताइए। ये बहुत सिंपल है। तो मैं आपको अपने एग्जांपल दे सकता हूँ। तो हमने ये जर्नी स्टार्ट किया 23 साल पहले, जब हमें नजर आया एशियन क्राइसिस के बाद कि अगर हिंदुस्तान डूब गया तो हमारे सारे पैसे हिंदुस्तान में, सारा कुछ बिजनेस, व्यवसाय, पेशा सब यही है, सब कुछ डूब जाएगा। तो हमने अपनी जर्नी एक क्राइसिस से स्टार्ट की। अब ये दूसरा, अब ये उसके बीच में कई क्राइसिस आए हैं। अब ये कोविड क्राइसिस के बाद लोगों को ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि अपने एसेट्स को कैसे डाइवर्सिफाई करें ग्लोबली। हमने इनफैक्ट छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया, जिसमें सिर्फ $10,000, $7.5 लाख से they can start a PMS scheme with us and we invest across not just one market. Right now, for example, हमारे पास US है, चाइना है, स्विट्जरलैंड है, यूके है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है। That is the level of diversification. हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है, ऑयल है, हमारे पास इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स है, यूएस इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स है। मात्र $10,000 में आपको इतना बड़ा पिज्जा का एक ये मिल जाता है, जहां पर कि कहीं पर आप ओवर एक्सपोज नहीं है कि यार मैंने सारा पैसा चाइना में लगा दिया, सारा पैसा नैस्डैक में लगा दिया, वो डूब गया तो आपके सारे पैसे जीरो हो गए। दैट इज द पॉइंट कि इसमें कई स्लाइसेस हैं और ये स्लाइसेस बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो फिलहाल मार्केट में ग्लोबली नजर आते हैं। तो एक कोई स्लाइस खराब भी करे, आपको कुछ ना कुछ और बचा देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संजय जी, मैं फोकस करना चाहता हूं कि एसेट एलोकेशन इज द क्रक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ये एक इक्विटी 24 घंटे जो हम टेलीविजन पे आप लोग भी करते रहते हो, ये इन अ लॉट ऑफ वेज इज नॉट करेक्ट। वेरी ट्रू। एसेट एलोकेशन सही है, इक्विटी सही नहीं है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। आपको पिज्जा में सारे स्लाइस देखने पड़ेंगे, बिकॉज कोई स्लाइस अच्छा करेगा, कोई स्लाइस खराब करेगा, लेकिन सारे स्लाइस एक साथ अच्छे नहीं करेंगे। और अगर आप उस स्लाइस पर फंस गए जो अच्छा नहीं कर रहा है, तो आपकी दुनिया बहुत अलग नजर आएगी। And also remember that if one part of the world does not do well, it doesn't mean everything is not doing well. So world is like a seesaw. कुछ नीचे जाता है तो कुछ ऊपर भी आता है। ये सारी चीजें आपको एक स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करनी पड़ेगी। सब अपना पैसा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। आप डाइट भी, आप अगर अपना खाना देखते हो तो कभी कार्बोहाइड्रेट 30% होना चाहिए, फैट 10% होना चाहिए। तो यार इन्वेस्टिंग में सिर्फ डाइट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही क्यों लेना है या सिर्फ फैट क्यों लेना है? आपको सभी चीजों के लिए छोटी छोटी जगह बनानी पड़ेगी। तो हमने स्टार्ट किया, काफी पॉपुलर है। पीपल आर एबल टू एक्सपैंड देयर होराइजन, पीपल आर एबल टू नाउ सी दैट द वर्ल्ड इज बियॉन्ड इंडिया, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर ओनली 7.5 लाख रुपीज। और मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे जो एसेट एलोकेशन की बात की, आप इस साल में ही देखिए तो जो साल के पहले 80-85 दिन थे, जब अप टू सेकेंड थर्ड वीक ऑफ मार्च, जब इंडिया वाज डाउन 35%, नैस्डैक वाज डाउन आई थिंक 15% or little more than that, and most markets were down between 15 and 25%, but there was a place to hide. US treasuries were up. US 10-year treasury bond index was up 8%, 20-year bond index was up 18%. So अगर आप सब चीज देख रहे हो, आपको नजर आ रहा है कि इक्विटीज में रिस्क है, जो कि फॉर एग्जांपल हम लोग को नजर आया था, और हम लोगों ने इसीलिए अपना सब पोर्टफोलियो टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड कर दिया था. We had very small sliver of equity at that stage. So that is very very important, because इक्विटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी में नहीं, आपके पूरे निवेश में, रिस्क मैनेजमेंट. बिल्कुल. अगर एक बार आपके कैपिटल पे बड़ा हिट लग जाता है तो फिर उसको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर समझ लीजिए आपका पोर्टफोलियो मैनेजर या म्यूचुअल फंड मैनेजर ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, आप 30% आपका पोर्टफोलियो घट गया, तो आपका जो 100 रुपया था वो 70 रुपया हो गया. अब वापस जस्ट 100 रुपए करने के लिए आपको 40-45% मार्केट चलेगी, तब आप ब्रेक इवन से ऊपर आओगे. बिल्कुल. दैट यू हैव टू अवॉइड. सो यू हैव टू ऑलवेज अपने निवेश में एक चीज का ध्यान रखिए, दैट
avoid the big loss, something that hits your capital terribly, which and certain times would mean that you should not be in equities. So you have to tactically and dynamically manage that. So you have to, like as I said, in February or so, we moved away from equities. By end of March, we were back in equities. बिल्कुल, that is what has to be managed. बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। इसको अगर हम एक केस स्टडी के रूप में चर्चा के आखिरी 1-2 मिनट में आपसे एक सवाल और लूं मैं, वो ये देवेना जी की रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो एक मैं प्रोफाइल पेंट करता हूं। मान लीजिए कि कोई शख्स है, मैं ही हूं, कि जो पिछले सालों में इन्वेस्ट किया था वो अभी के बाजार में गिर करके प्रिंसिपल बच गया है, या थोड़ा 5-10% माइनस हो गया है, या 5-10% ऊपर है, छोटी सी किटी है। ऐसा आदमी अभी अपने लिए रिस्क को कैसे असेस करे? इस वक्त भारत देखे या बाहर जाए, और अगर भारत देखे तो किन सेक्टर्स को देखे? देखिए, अगर एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपका ऑलरेडी भारत में और उसकी इकोनॉमी में बहुत सारा निवेश है। वो रियल एस्टेट के रूप में हो, कुछ फिक्स डिपॉजिट होगा, कुछ आपका प्रोविडेंट फंड होगा, ये होगा, वो होगा, कई चीजें होंगी जिसमें आप बिना सोचे भी बहुत सारा आपका एक्सपोजर भारत की इकोनॉमी पर है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोगों का ग्लोबल एक्सपोजर है ही नहीं, तो आपके पास अब जो लिक्विड बचता है उसमें जरूर आपको ग्लोबल निवेश का सोचना चाहिए। और अब पास्ट में आपका बना या नहीं बना पैसा, उसमें फंस के नहीं रहना चाहिए। ये भी चीज हम लोगों ने बहुत बार देखी है कि लोग उसी एसेट में फंसे रहते हैं, भले ही वो एसेट अच्छा ना हो, कि हम लोग जब ब्रेक इवन हो जाएंगे या इतना 10% कमा लेंगे तब इससे निकलेंगे। उससे बहुत अच्छा जो रास्ता होता है वो कि आप अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है छोटा मोटा वो बुक करिए, और अब जिस एसेट में होना चाहिए वहां निवेश करिए। ये मेंटली थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग लॉस नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, जैसा कि मतलब सब स्टडीज भी दिखाती है कि 1 रुपया लॉस का हम लोग को ज्यादा दर्द होता है, 1 रुपया कमाने का उतनी खुशी नहीं होती है। तो लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है, उससे ऊपर आना है, और जो इस समय ठीक लग रहा है वहां निवेश करना है। तो शंकर, आपने जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के बारे में साफ साफ बता दिया कि ठीक नहीं लग रहा है, आपको ठीक क्या क्या लग रहा है इस वक्त? तो हमें ठीक के हिसाब से जो भी इंडिया में सो कॉल्ड डिजिटल प्लेस हैं वो ठीक लग रहे हैं। केमिकल्स अच्छे लग रहे हैं, फार्मास्यूटिकल अच्छे लग रहे हैं। अगर अनाड़ियों की ट्रेडिंग के ऊपर आपको खेलना है तो कुछ उस तरह के भी अच्छे लग रहे हैं। अब भगवान जाने कब तक चलते हैं, बट फिलहाल तो ठीक लग रहे हैं साहब। तो इस तरह के हैं इंडिया में। अब द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, संजय जी, जाने के पहले इतना कहना चाहूंगा कि लोग एक और जगह फंसते हैं कि इवन इन इक्विटीज वो 5 स्टॉक में अपने 70-80% सब चीज डाल देते हैं। बिकॉज किसी ने बोल दिया, किसी ने ये कर दिया, फलाने ने बोला, इस ब्रोकर ने बोला, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आइडियली यू शुड हैव मिनिमम 25 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। 2 से 4% के ऊपर किसी भी एक शेयर में नहीं होना चाहिए। तो ये एक फाइनल पार्टी मैं राय दूंगा, बिकॉज हमने भी थ्रू हार्ड एक्सपीरियंस ही सीखा है। बिकॉज 2 जगह डालोगे और दोनों के दोनों साफ हो गए तो खत्म हो गए। यहाँ पर अगर आपने 25-30 में डाला है, कहीं एक आधा भी हो जाता है, होना नहीं चाहिए, हो जाता है तो फिर भी क्षति आपकी हार्डली 0.5%, 1% के आसपास है। सो सेक्टर्स है इंडिया में हमारे जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स में अराउंड 30-35-40 वेरी वेरी गुड स्टॉक्स है। लेकिन जहां लेवरेज है वो हमारे हिसाब से रिस्की एरियाज है, वहां अगर लेना भी है तो बड़े टाइट स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और शंकर, यानी कि भले ही अभी बहुत अनसर्टेनिटी है दुनिया में, देश में, कोरोना की, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, वहां कुछ भी निगेटिव न्यूज आते भी रहे, तो आप ये क्लियर सलाह दे रहे हैं कि निवेश करना और उससे कमाई करना, उसका कोई वक्त नहीं होता, वो इस क्राइसिस में भी आप सोचिए और शुरू करिए। इज दैट राइट? सर, क्राइसिस है तो इसका मतलब थोड़े ही घर पे बैठ जाएंगे, और अगर घर पे बैठा ही दिया गया हमें तो दिमाग, कम से कम दिमाग को तो घर पे नहीं बैठा सकते। सो क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमने इतिहास में देखा है, लेकिन ब्लाइंडली मत करना। और ऐसा नहीं कि सारी चीज हम जाके 1-2 चीजों के ऊपर डाल दे। डाइवर्सिफिकेशन विद इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबली, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एक्विटीज में भी मिनिमम 25 स्टॉक्स, कमोडिटी, सिल्वर, गोल्ड, ऑयल। आप एक प्रॉपर पिज्जा बनाइए साहब, उसका एक स्लाइस को सारी दुनिया ना बना दे आप। एक और सवाल आपसे,
वो ये है कि अभी अब चूंकि ट्रंप महाशय का चुनाव है, तो हो सकता है कि वो चाइना के लेवल पे और टेंशन को बढ़ा दें। हमारे बॉर्डर के अपने इश्यूज चल रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर कितना प्रभावित करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान को और हमारे उसके आउटकम्स को। तो ये साल तो ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर है, तो एंड हर साल देखिए साहब, आजकल दुनिया में ट्रेंड हो गया पिछले समझ लीजिए 7-8 साल से कि कोई इलेक्शन में लोग पॉजिटिव बातें कम करते हैं और नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, तो एक एनिमी बनाया जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में भी हम एनिमी बनाते हैं, किसी कौम को बना देते हैं, किसी को बना देते हैं। अमेरिका में पिछली बार उन्होंने इमिग्रेंट्स को बनाया था, आपको याद होगा कि मतलब इमिग्रेशन बंद कर देंगे और मैक्सिकन वॉल बना देंगे। अब वो तो कहानी अब पुरानी हो चुकी है। अभी अब नया एनिमी कौन है, तो नया एनिमी चाइना है। तो देयरफॉर सारी पॉलिसीज या बातचीत कम से कम एंटी चाइना होगा, और देख भी रहे रोज 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 होता ही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने इस पूरी चीज को कैपिटलाइज नहीं किया। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी जो एंटी चाइना टायरेड है, एंटी चाइना रेटोरिक्स है और ट्रेड वॉर है, सारी कंट्रियों ने फायदा उठा लिया एक्सेप्ट इंडिया। और ये एज इंडियन वी शुड बी वेरी वेरी सैडन्ड बाय दिस कि ना हमारे पास कोई फैक्ट्रियां आई, ना हमारे पास कोई लोग उठ के चाइना से आ गए, ना अमेरिका हमको अपना इतना बड़ा दोस्त समझ रहा है आज की डेट में। हमारी कई जगह पे फेलियर्स हुई हैं एज एन इकोनॉमी, व्हिच वी मस्ट टेक एडवांटेज, इवन नाउ इट इज नॉट टू लेट। बिल्कुल। बिल्कुल लास्ट में 30 सेकंड, और चूंकि आपने भारत का जिक्र किया, क्या आपको होप है कि जो अब जरूरी रिफॉर्म है इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए और बड़े फैसले करने के, वो होने का प्रोबेबिलिटी के आधार पर अगर मैं आपसे समझना चाहूं, कितनी आशा है आपको कि जो जरूरी रुके हुए रिफॉर्म है वो होंगे? सर आशा पर तो हम सब आशा ही रख सकते हैं। जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो मतलब अभी फिलहाल जान तो है ही हम लोग सब में, ये 4 लोगों में तो है ही। तो ठीक है। आज मैंने शंकर, वैसे बता दूं आपसे कि मैंने अपना टेम्पटेशन बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि आप सारे तरह के पब्लिक इश्यूज पर अपनी राय देते हैं और खुल करके देते हैं ट्विटर पे। तो मैंने सोचा था कि कुछ ट्विटर के कमेंट्स आपके उठा के उसको हम इलेबोरेट करेंगे, लेकिन आज हमारा वक्त यहाँ समाप्त होता है। अगली बार सिर्फ आपके ट्वीट कमेंट्स पर मैं चर्चा एक बार जरूर करूंगा आपके साथ। बिल्कुल। शंकर और देवीना जी, आपने बहुत जरूरी सलाह दी कि इस वक्त भी क्या जरूरी है कि निवेश करना, पैसे कमाना, क्योंकि सबकी कमाई कम हो रही है। बड़ा जरूरी है कि आप डाइवर्सिफाई करें, एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें, पुरानी सलाहों को थोड़ा इग्नोर करना सीखें, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना ये भी उसका बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, शंकर और देवीना। शुक्रिया। थैंक यू संजय जी, थैंक यू।